सभापति महोदया, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128 128वें संविधान संशोधन बिल पर और उसके समर्थन में अपने वक्तव्य को रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में निर्विघ्न ये महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल निर्विघ्न पास हुआ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहां भी ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई हैं और वो धारणा ये बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाला। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment, it is a women-led development. यह भारत की सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के माध्यम से भी किया है। मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अगर हम देखें तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक
नारी का विशेष योगदान रहा है। और अगर हम हड़प्पन काल की भी बात करें तो वो जो कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल है, वह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी और कितना इंडिपेंडेंस था, यह भी उसमें से दर्शाता है। यह दीगर बात है कि कुछ हमारे, जब हम गुलामी के काल से गुजरे, मेडिवल पीरियड से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर के महिलाओं का जरूर कुछ जो उत्थान का स्थान था उसमें कमी आई, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा ऊर्जा का स्थान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया, शक्ति के रूप में देखा गया। और हमारे यहां शब्दावली भी वैसी है, गौरी शंकर, गिरजा शंकर, भवानी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। अब हमको दुनिया समझाए लेडीज फर्स्ट, ये हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं तो और क्या है, हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। और वैदिक काल में भी विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो अगर जब शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य जी के साथ जब मंडन मिश्र जी का हुआ, तो आप जानते हैं उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्रा जी की पत्नी उभय भारती थी, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया और कहा गया कि राजा अगर न्याय प्रेमी है तो रानी भी न्याय प्रेमी होनी चाहिए, इतनी दूर की सोच रखी गई थी, यह भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से 4th सेंचुरी में, 4वीं सेंचुरी में प्रभावती गुप्त जो इंडियन हिस्ट्री में प्रथम राज्य इन्होंने किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई जो मराठा रानी के रूप में जानी गई, उनका जो गाइडेंस थी, उनका जो डायरेक्शन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी को हम सब लोग जानते हैं अध्यात्म की दुनिया में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण किया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व तो हम भूल नहीं सकते। और यहां हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पोर्चुगीज के खिलाफ अगर कर्नाटक के महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी एक अपने आप में गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शती जो है वो महिलाओं की शती है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया है। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो,
चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वांट टू बी नॉमिनेटेड, वी वांट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा।